जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे प्लानिंग नहीं की थी कि आज कुछ लाइव करेंगे, लेकिन एक छोटी सी नज़र पर मेरी खबर पर नज़र पड़ी तो मन किया कि कुछ हम बातचीत करते हैं आपस में। ब्रिटिश साम्राज्य के ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश आर्मी के एक जनरल हुए हैं, जनरल हैवलॉक। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस 1857 की क्रांति में कानपुर में हमारे आज़ादी के क्रांति वीरों ने कुछ अंग्रेजों की, जब वो नाव के ऊपर जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी थी। उनसे भारत माता के अपमान का बदला लिया था। तो इलाहाबाद से मेजर हैवलॉक को भेजा गया था कि आप इस अपमान का बदला लें। और मेजर हैवलॉक ने जैसे ही वो कानपुर में आए तो कानपुर में आने के बाद कानपुर के मेन चौराहे के ऊपर 24 घंटे के अंदर 6000 से अधिक लोगों की हत्या करवा दी, सीधे सीधे खड़े करके पेड़ों के ऊपर लटका दिए। और केवल ये नहीं किया, मेजर हैवलॉक ऐसा था, जीटी रोड से जिस जिस गांव से वो गुजरता था उस गांव के अंदर आग लगा देता था। रास्ते चलते वाले जाने वाले राहगीरों को पकड़कर फांसी के ऊपर लटका देता था। इतना क्रूर था, गांव के गांव जला देता था। जो मिलता था उसके लिए केवल एक ही सजा देता था कि सीधे सीधे उसको शूट आउट करवा देता था। और बर्बरता क्या करता था, जो हिंदू होते थे जिनको जलाना चाहिए उनको दफनवाता था, और जो मुसलमान जिनको दफनाना चाहिए उनको जलाने का काम करता था। आपने एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम सुना होगा, अजीजन बाई का। वैश्या थी, तबायफ थी, वो होते हुए भी अपने टोली के साथ मर्दाना वेश भर के वो क्रांतिकारियों के लिए काम करती थी, क्रांतिकारियों का सहयोग करती थी। तलवार हाथ में लेकर गांवों में, शहरों में निकलकर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, पेशवा, इन सब का सहयोग करने के लिए लोगों को ये कहती थी कि जब हम वैश्या होकर, तबायफ होकर और महिला होकर यदि तलवार उठा सकती हैं तो तुम संघर्ष क्यों नहीं कर सकते, देश की आज़ादी के लिए लड़ क्यों नहीं सकते। ऐसी प्रेरणा वो देती थी। हजारों युवाओं को उन्होंने खड़ा किया। जो सेनानी युद्ध में घायल हो जाते थे तो उन सेनानियों की मरहम पट्टी करने का काम करती थी। उस अजीजन बाई को भी मारने का काम इसी जनरल हैवलॉक ने किया था। हैवलॉक नहीं, यदि इसको हैवान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आज जो खबर आई है वो खबर क्या है? आज खबर आई है ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन का मेन शहर है जो कभी पूरी दुनिया की आर्थिक राजधानी माना जाता था, लंदन। लंदन में एक इलाका है साउथ हॉल का। आप में से कोई, आपका यदि जानकार व्यक्ति लंदन में रहता हो तो जरूर उसने साउथ हॉल का नाम जरूर सुना होगा। हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उसका एक बड़ा हिस्सा साउथ हॉल से जुड़ा हुआ है, साउथ हॉल में रहता है। साउथ हॉल ऐसा इलाका है जहां पर भारतीयों का बहुत प्रभाव है। इंडियन रेस्टोरेंट है, सागर रत्ना की ये जो चेन है, ये सागर रत्ना की चेन भी साउथ हॉल के पास पड़ती है। मैं पिछले साल जून में जब लंदन में गया था तो वहाँ पर भी मेरा जाना हुआ था। हमारे एक मित्र हैं नरवाना के रविंद्र जी, जिन्होंने मुझे लंदन में कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एडिनबरा के अंदर कई जगह उन्होंने मुझे घुमाया था। 5-6 दिन का पूरा समय निकाल कर उन्होंने लंदन का भ्रमण करवाया था। कोहिनूर हीरा हमने देखा था, म्यूजियम देखा था। इसके साथ साथ जितने भी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको हमने वहाँ पर उनके साथ देखा था। भाई रविंद्र जी, उनको भी मैं स्मरण करता हूँ। उन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमने साथ में भ्रमण किया था। तो उस एक इलाका जो साउथ हॉल है, उस साउथ हॉल में ब्रिटिश जनरल जो हैवान था, उस हैवलॉक के नाम से एक मूर्ति लगी हुई है। और लंदन में जो लंदन का जो बीच का एक जो चौक है, जो बहुत फेमस चौक है, उस फेमस चौक के ऊपर भी मेजर जनरल हैवलॉक की मूर्ति लगी हुई है कि ये वो व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य को बचाया था। साउथ हॉल में भी उसकी एक मूर्ति लगी हुई है। उसके नाम के ऊपर एक रोड का नाम है। तो अभी जो खबर है वो खबर ये है कि साउथ हॉल के जो काउंसलर हैं जूलियन बेल, वो ये कहते हैं कि अब इस स्टेचू को यहां से हटाया जाएगा और इस सड़क का नाम भी बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा जाएगा। लंदन में ये जो अभी जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन कितने सही हैं कितने गलत हैं उसकी मैं बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन ये जो एक काम हुआ है ये अच्छा काम हुआ है। और अब लंदन
के लोगों ने ये तय किया है कि हम एक आयोग गठित करेंगे। लंदन के अंदर जितनी मूर्तियां लगी हुई हैं, जितने चौक हैं, जितनी सड़कें हैं, जितने चौराहे हैं, उन सब का नाम किसके नाम पर होना चाहिए वो हम बातचीत करने वाले हैं। तो ये सारी बातचीत यहाँ पर हो रही है और इसमें साउथ हॉल से ये मूर्ति हटाई जाएगी और लंदन में कुछ स्टेचू जिन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिन्होंने लगभग 80,000 गुलामों को लेकर वो अफ्रीका से लंदन में यूके में लेकर आए थे, उनकी मूर्ति को तोड़कर समुद्र में डुबो दिया गया है। तो ये हैवान और हैवलोक जिन्होंने जिस देश के लिए बहुत अत्याचार किए, आज उस देश की जमीन से भी उनको हटाया जा रहा है। अपने भारत में क्या है? अब मैं अगर हैवलोक की बात करूं तो अपने भारत में मैं आपसे बात करूंगा अंडमान निकोबार की। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये सामने आप मैप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में आप बड़ा करते जाएंगे तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पर बर्मा और थाईलैंड के नीचे ये पड़ता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आयरलैंड पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको बोला जाता है। ये अंडमान निकोबार में 400-500 के करीब छोटे छोटे आइलैंड हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ये आप देखेंगे तो ये पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान की राजधानी है, जिसका नाम अब शहीद एवं स्वराज्य द्वीप कर दिया गया है। इस पोर्ट ब्लेयर में ये हैवलॉक आइलैंड है। आज़ादी से लेकर अब तक इसका नाम हैवलॉक आइलैंड रहा है। ये हैवलॉक किसके नाम पे रखा गया? इसी जनरल के नाम पर रखा गया जिसने हमारे हजारों क्रांतिकारियों को सरेआम फांसी के ऊपर लटकाया था, सरेआम मारा था। उसके नाम पर ये पूरा आइलैंड है। अभी इसको एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बीचेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, स्कूबा डाइविंग यहाँ पर होती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का योग शिविर अभी 3 साल पहले पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था और यहीं पोर्ट ब्लेयर में जो काले पानी की सेल्यूलर जेल है वो सेल्यूलर जेल है। ये आप सेल्यूलर जेल देख रहे हैं, ये सेल्यूलर जेल वही है जहां पर वीर सावरकर को रखा गया था, उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। काला पानी जिसको बोलते थे, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि एक बार कोई व्यक्ति वहां पर चला जाए तो जीवित वापस नहीं आता। वहां पर जाने का मतलब ये है कि सीधा उसकी जीवित आने की बात छोड़ दीजिए, लाश भी वापस नहीं आती थी। जो लोग यहाँ पर मरते थे उनको यहीं समुद्र में फेंक दिया जाता था। काला पानी में कैसी यातनाएं दी जाती थी आप अंदाजा लगा लीजिए। इस काला पानी की सेल्यूलर जेल में जो कैदी आते थे वो आत्महत्या कर लेते थे। नानी गोपाल से लेकर इंदु भूषण से लेकर पता नहीं कितने व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महत्याएं की। राष्ट्र गौरव कार्यक्रम में आपने वीर सावरकर के बारे में सुना होगा, जिनको 2 जन्म का कारावास देकर यहाँ पर भेजा गया था। उन्होंने इस काला पानी में वीर सावरकर की हिम्मत देखिए, उनका जज्बा और उनका हौसला देखिए कि वो यहाँ इन काले पानी की यातनाओं से डिगे नहीं, हिले नहीं। यहाँ से वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने उम्मीद बनाकर रखी। उन्होंने अपना हौसला तोड़ा नहीं, हौसला छोड़ा नहीं। इस काले पानी में जो सजा दी जाती थी, इसमें यहाँ पर जो सेल्यूलर जेल होती थी वो एक बीच में जैसे साइकिल का पहिया है, साइकिल के पहिए की तीलियां निकली हुई होती है ना, ताड़ियां, उन ताड़ियों की तरह 7 उसकी दीवारें बनी हुई थी और उसका दरवाजा इधर होता था। तो उसको मतलब एक व्यक्ति जो एक बैरक में रहता था उसको उस जेल की कोठरी से किसी आदमी की शक्ल भी दिखाई नहीं देती थी और इसके चारों ओर समुद्र था। इस जेल की दीवारें बहुत ऊंची नहीं रखी जाती थी। यहाँ पर एक स्कॉटिश जेलर होता था, जेलर बारी इतना क्रूर था, इतना खतरनाक था कि वो कैदियों को खाना नहीं देता था, कैदियों को बेड़ी लगा देता था, हथकड़ी लगा देता था, बुखार में काम करवाता था, उल्टी दस्त में काम करवाता था। कोल्हू की तरह हमारे क्रांतिकारियों को पेला जाता था। उनको कई पाउंड तेल प्रतिदिन, जितना बैल तेल निकालता है उतना तेल उनसे निकलवाया जाता था। पहनने के लिए जूट के मोटे मोटे कपड़े दिए जाते थे। आप और मैं यदि पहन लें, आज गर्मी बहुत है, मैं जब पहली बार 2010 में हैवलॉक में पोर्ट ब्लेयर में गया तो इस पोर्ट ब्लेयर के अंदर जाकर अंडमान की जेल को देखकर महसूस हुआ कि हमारे क्रांतिकारियों ने कितनी यातनाएं सही हैं। तो ये हैवलॉक है जिसको अभी स्वराज्य द्वीप 2018 में माननीय मोदी जी ने शहीद और स्वराज्य द्वीप कर दिया गया। ये वो स्थान है जहां पर सबसे पहले तिरंगा लहराया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ
तो अंग्रेजों का इसके ऊपर राज्य था, सेल्यूलर जेल थी। सेल्यूलर जेल को डिसमेंटल कर दिया गया था 1930 में, जब भारत के बहुत से बुद्धिजीवियों ने यह आवाज उठाई और ये कहा कि यहां पर तो जो जाता है वो क्रांतिकारी मारा जाता है। तो सेल्यूलर जेल के ऊपर कैदी भेजने बंद कर दिए गए थे और सेल्यूलर जेल के कैदियों को मेनलैंड में, भारत में शिफ्ट कर दिया गया था। जापान ने, देखिए ये यहां पर जापान है, ये जापान है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने इस पूरे हिस्से के ऊपर अटैक किया था। पूरे हिस्से पर अटैक करने के बाद जापान ने यहां पर इस पर अंडमान आइलैंड के ऊपर अटैक किया, अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार पर जब उन्होंने अटैक किया तो अंग्रेजों ने एक भी गोली नहीं चलाई और वो सारे अंग्रेज जो क्रूरता करते थे वो दुम दबाकर इस आइलैंड को छोड़कर मेनलैंड में अपनी जान बचाकर भाग गए थे। जापानियों ने बिना कोई एक गोली चलाए इसको कैप्चर कर लिया था। और इसको कैप्चर करने के बाद आप सब ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, INA बनाई थी। अमेजन प्राइम पर एक अच्छी द फॉरगॉटन आर्मी के नाम से एक सीरीज बनाई है 5 एपिसोड की। आपका समय लगे तो जरूर देखिएगा। अमेजन का सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके किसी मित्र से या किसी भी तरीके से आप उसको देख सकते हैं। उसके ट्रेलर भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो यहां पर उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद ये जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहां सबसे पहले, भारत तो 1947 में आजाद हुआ, 1947 से भी 3 साल पहले यहां पर सेल्यूलर जेल के बाहर अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा लहराया था। भारत का सबसे पहले आजाद हिस्सा जिसको आज़ादी मिली थी वो यही हिस्सा था। दूसरा हिस्सा कौन सा था? दूसरा हिस्सा देखिए, यहाँ पर ये सिंगापुर है। सिंगापुर से हमारी आर्मी आज़ाद हिंद फौज रंगून में गई थी, बर्मा में, और बर्मा से, बर्मा के रास्ते यहाँ मणिपुर के रास्ते, ये देखिए मणिपुर के रास्ते भारत में उन्होंने दाखिल हुई थी। और मणिपुर में ही एक देखिए मोइरंग नाम की एक जगह है, इस मोइरंग पर जाकर हमारी आर्मी ने, आज़ाद हिंद फौज की सेना ने तिरंगा झंडा लहराया था। और यहाँ पर खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे और वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराकर आज़ाद भारत में, ये वो स्थान था जिसको आज़ाद करवाया गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1947 से 4 साल पहले आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर ली गई थी। हमारे इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। हम ये कहते हैं कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने 4 साल पहले आज़ाद हिंद सरकार को 13 देशों से मान्यता दिलवाई थी। तो अंडमान निकोबार में यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था और जापानियों ने इसको अंग्रेजों से लेकर इसका एडमिनिस्ट्रेशन आज़ाद हिंद फौज को दे दिया था। नेताजी ने यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। आज भी यहाँ पर LG होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो किसी आर्मी या किसी सेना से होते हैं, जो यहाँ का प्रशासन देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आइलैंड है इसमें आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। कितनी आबादी है? केवल 5.5 लाख की आबादी है, जिसमें 3-3.5 लाख की आबादी केवल पोर्ट ब्लेयर में है। और जो जितने बाकी आइलैंड हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं। और मैं आपको एक कमाल की बात और बताता हूँ, गांधी परिवार का कोई भी, राजीव गांधी या नेहरू, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इन अंडमान निकोबार में नहीं गया। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार में जाते तो क्रांतिकारियों की बात करनी पड़ती, क्रांतिकारियों को महत्व देना पड़ता। और कमाल की बात यह है, जो परिवार यहाँ पर कभी गया नहीं, इस सेल्यूलर जेल के बाहर, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल्यूलर जेल के ठीक सामने राजीव गांधी का स्टेच्यू लगा हुआ है। मैं आपको सैटेलाइट इमेज दिखाता हूँ। और जब मैं 10 साल पहले पहली बार वहाँ पर गया तो बहुत दुख हुआ कि यहाँ पर राजीव गांधी का स्टेच्यू लगाया हुआ है। और स्टेच्यू भी कैसा लगाया हुआ है आपको जानकर हैरानी होगी। ये स्टेच्यू ऐसा लगाया हुआ है कि इस स्टेच्यू को जब देखते हैं, मैं आपको स्टेच्यू दिखाता हूं एक बार। ये स्टेच्यू ऐसा है जिसमें राजीव गांधी ऐसे माला को घुमाते हैं गोल गोल और फेंकते हैं, जैसे देश को आज़ाद उन्होंने करवाया है और अभी काले पानी की जेल से यातनाएं लेकर वो बाहर निकले हैं, ऐसा वो शो करते हैं, ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अंडमान निकोबार के बारे में दिखाया। अब अंडमान निकोबार के इस पोर्ट ब्लेयर के पास में एक छोटा सा टापू है जिसको रोस आइलैंड कहते हैं।
ये रोस आइलैंड भी एक अंग्रेज के नाम पर रखा गया था। मैं 10 साल पहले जब गया तो वहाँ पर ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि इस रोस आइलैंड पर, ये पोर्ट ब्लेयर के पास, पोर्ट ब्लेयर से ये देखिए, ये जो बड़ा हो रहा है ना, ये जहाँ मेरा कर्जर है, ये सेल्यूलर जेल से 3-4 किलोमीटर दूर समुद्र में है। इसको बोलते हैं रोस आइलैंड। इसका भी नाम अभी मोदी जी ने बदला है। मोदी जी ने उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया है। अब ये रोस आइलैंड क्या था, ये इसको ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। अंग्रेजों ने यहाँ पर बेकरी बनाई हुई थी, छापाखाना बनाया हुआ था, स्विमिंग पूल बनाया हुआ था। जितने अंग्रेज ऑफिसर हैं, कैदियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को तो यहाँ रखते थे पोर्ट ब्लेयर में, और खुद यहाँ पर रोस आइलैंड पर रहते थे। यहाँ पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता, और बहुत पेड़ बहुत हैं, मौसम बहुत अच्छा रहता है, और ये एक तरीके से अंग्रेजों की ऐशगाह होती थी। कैदियों से बारीक आटा पिसवा कर वो मैदा बनवाते थे और बेकरी में अपने आइटम बनवाते थे। यहाँ पर समुद्री जल को ठीक करने की मशीन लगाई हुई थी, खारे पानी को मीठा करने की मशीन लगाई हुई थी। मतलब जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर जुटाई हुई थी। क्लब यहाँ पर होते थे, और यहाँ पर पहाड़ियों के ऊपर जो अंग्रेज रहते थे उनका पानी ढोने का काम हमारे कैदी करते थे। एक कैदी की ड्यूटी लगा दी जाती थी तो वो 20 किलोमीटर तक पैदल लेकर 30-40 लीटर 50 लीटर पानी अपनी पीठ के ऊपर लेकर अंग्रेजों के लिए ढोने का काम करता था। तो ये जो रोस आइलैंड है, मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, 10 साल पहले जब मैं इसमें गया तो ये पूरा आइलैंड पूरा खंडर था। और इस आइलैंड में देखिए, कांग्रेस की सरकार ने सेल्युलर जेल में वीर सावरकर की फोटो लगाने की बात आई तो उन्होंने विरोध किया। वीर सावरकर का नाम कहीं लिखा गया तो कांग्रेस ने वो पट्टियां उखड़वा दी। वीर सावरकर जिनका नाम सेल्युलर जेल से जुड़ा हुआ है, उनको उन्होंने भुलाने की काम किया, क्रांतिकारियों को भुलाने का काम किया, अंग्रेजों के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा रहने दिया। इसके साथ साथ ये जो रोस आइलैंड है, इसमें कब्रिस्तान बना हुआ है। जब मैं 10 साल पहले पहली बार वहां पर गया तो उस कब्रिस्तान पर जब मेरी नजर पड़ी तो उस कब्रिस्तान में लाइट लगी हुई थी, और उस कब्रिस्तान में जो पूरा कब्रिस्तान है वो जगमगा रहा था, और उसकी देखरेख बहुत अच्छे तरीके से की जा रही थी। ऐसा लगता था कि ये कब्रिस्तान कहीं भारत के निर्माताओं का हो, क्रांतिकारियों का हो। जब अंदर गया और अंदर जाकर पता लगा तो ये पता लगा ये कब्रिस्तान के अंदर तो उन अंग्रेजों को दफनाया गया था जो हमारे भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे। उस समय हमने कुछ RTI भी लगाई प्रशासन से ये जानकारी लेने के लिए कि ये कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं इसमें रखरखाव में कितना खर्च होता है, क्या क्या खर्च होता है और क्यों खर्च किया जाता है। तो अपने भारत की विडंबना रही, जो हमारे भारत का तीर्थ है। मैं इसको अगर यूं कहूं, ये जो हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा हुआ था जिसका अब स्वराज्य द्वीप कर दिया गया, ये अंडमान निकोबार, इसका नाम अब कर दिया गया पोर्ट ब्लेयर की जगह इसका नाम कर दिया गया शहीद द्वीप। और जो रोस आइलैंड था उसका नाम अब कर दिया गया है, ये देखिए बड़ा करेंगे तो दिखाई देगा, इसका नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसमें देखिए रेस्टोरेंट दिखा रखा है। अंग्रेजों के समय में यहाँ पर अभी लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पर होता है। सेल्युलर जेल के अंदर भी लाइट एंड साउंड शो होता है और यहाँ पर भी लाइट एंड साउंड शो होता है। तो आपका कभी समय लगे तो जरूर जाइएगा। ये देखिए जापानीज बंकर अभी भी वहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए जापानी बंकर बने हुए, आप देखिए इसमें सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं कितना सुंदर द्वीप है। यहाँ पर अभी भी अंग्रेजों के समय के खंडर हैं, वहाँ के बंगले, उस समय के बंगले जिसके ऊपर वट वृक्ष उगे हुए हैं वो सारे हैं। बहुत सुंदर द्वीप है। जब सुनामी आई तो सुनामी भी इस द्वीप से टकराकर पोर्ट ब्लेयर की रक्षा करने का काम इसी ने किया था। तो यहाँ पर अंग्रेजों के समय की रोड बने हुए हैं, घूमते हैं तो ये आधा किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 1 किलोमीटर की ये लंबाई है। तो एक दिन पूरा जब कोई भी पोर्ट ब्लेयर जाता है तो ये रोस आइलैंड में घूमने के लिए जरूर जाता है। तो ये रोस आइलैंड, हैवलॉक, नील आइलैंड, ये जितने भी नाम थे ये सारे नाम अंग्रेजों के नाम पर, हमारे ऊपर अत्याचार करने वालों के नाम पर थे। मोदी जी ने उनका नाम बदला है और आज हमारे लिए बहुत तसल्ली की बात, खुशी की बात यह है कि आज अंग्रेजों की उसी धरती पर, इन अंग्रेजों की, क्रूर अंग्रेजों की, जिन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं, इनकी प्रतिमाएं गिराई जा रही हैं, इनके नाम मिटाए जा रहे हैं। इनके शहर से, अंग्रेजों के शहर से जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा की, वहां पर इनकी मूर्ति होना, हम इसको गलत नहीं मानते क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के लिए, अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन वहां पर इनकी मूर्तियां गिर रही हैं इनके मूल देश में। और ये भारत की विडंबना है कि भारत के अंदर आज भी दिल्ली में जाते हैं तो एक तरफ अकबर रोड है तो दूसरी ओर अशोक रोड है। एक तरफ हम महाराणा प्रताप की बात सुनते हैं तो दूसरी तरफ हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था।
तो ये सारे, औरंगजेब महान था, ये सब विडंबनाएं केवल हमारे देश के अंदर हैं। विदेशों से ये सारे जितने भी देश हैं दुनिया के, वो कोई भी ऐसी मानसिक गुलामी नहीं रखता जैसी मानसिक गुलामी हमारे देश में है, हमारे भारत में है। तो हैवलॉक की मूर्ति यदि लंदन के साउथ हॉल से हटाई जा रही है, उसका नाम बदला जा रहा है, तो ये भारत के लिए जश्न का दिन है। ये बहुत खुशी की बात है, हमें इसकी बहुत प्रसन्नता है। मुझे तो जब मैंने पोर्ट ब्लेयर के पास रोस आइलैंड में अंग्रेजों की कब्र देखी थी और उनके ऊपर जगमगाती हुई लाइट देखी थी, तो 10 साल पहले बहुत दुख हुआ था कि ये देश के अंदर क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर अभी भी हैवलॉक का पूरा मकबरा एक लखनऊ के अंदर अभी भी बना हुआ है और उसकी पट्टी के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक बहुत ऐसा बहादुर मेजर जनरल सोया हुआ है जिसने बहुत बड़े लक्ष्य तय किए और बड़े लक्ष्य पवित्रता के आधार पर, वफादारी के आधार पर तय किए। वो मकबरा आज भी भारत में बना हुआ है। सिंगापुर में इनके नाम पर रोड है। ये सब होने के साथ साथ ये तो बहुत दुख की बात है ही है। आज यदि लंदन से इनके नाम मिटाए जा रहे हैं, तो हमें भी ऐसे नाम जिन्होंने हमारे ऊपर क्रूरता की, हमारे ऊपर अत्याचार किए, इनको मिटा देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। इस व्यक्ति ने केवल कानपुर में अत्याचार नहीं किया, कानपुर के साथ साथ यदि हम बात करें तो कानपुर के साथ साथ इलाहाबाद में बहुत अत्याचार किया, बहुत से लोगों को जिंदा जलाया, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, शहर में ब्राह्मणों से खून साफ करवाया, कोड़ों से पिटवाया और ये सब करने के बाद भी फांसी के ऊपर लटका दिया। बरगद के एक एक पेड़ पर 145 लोगों को लटकाने का काम मेजर जनरल सर हेनरी हैवलॉक ने किया। लखनऊ में, इलाहाबाद में, और जहां से ये गुजरता था कोई निरपराध व्यक्ति भी मिल जाता था तो उसको भी सजा देता था, उसको कोड़ों से मारता था, उसको संगीन घुपवा देता था, उसके ऊपर गोली चलवा देता था। और गांव के गांव में देखिए, उस समय 1857 के समय गांव पक्के नहीं होते थे, वहां पर फूस की छप्पर या झोपड़ियां होती थी, उनके अंदर चलते चलते, उनके घुड़सवार चलते चलते, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि वो मशाल रखते थे और चलते चलते छप्परों को आग लगाते हुए चलते थे, ऐसे गांव के गांव जलाने का काम ये करते थे। अभी भी पोर्ट ब्लेयर, आउटड्रम, विलियम, थैसम, लॉरेंस, थार्नविल, स्मिथ, एंडरसन, पैटमैन, होबडे, प्लूटो, अलेक्जेंड्रा, मरे, कैंपबेल, ऐसे पता नहीं कितनी ही ऐसी जगह हैं जहां का अभी भी नाम अंग्रेजों के नाम पर पड़ा हुआ है। माननीय योगी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, फैजाबाद जो राम की जन्मभूमि है उसको अयोध्या करने का काम किया, उनका हम अभिनंदन करते हैं। और नाम बदलने से क्या होता है, देखिए नाम में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब भी हम नाम बदलते हैं तो सारी चीजें बदल जाती हैं। मैं आज आपसे पूछता हूं, अपने देश में क्या किसी व्यक्ति का नाम विभीषण रखा जाता है? विभीषण ने कुछ गलत नहीं किया, विभीषण धर्म के मार्ग पर चला, उसने अपने भाई को समझाया, जब भाई नहीं माना दूसरे की पत्नी का अपहरण किया और अपहरण करने के साथ साथ उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहता था, निरपराध व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार करता था, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता था, तो समझाया, समझाने के बाद वो राम जी के साथ धर्म के नाम पर मिले। लेकिन भारत के अंदर राम जी के साथ मिलने के बाद भी विभीषण नाम नहीं रखा जाता, इतना नाम का प्रभाव होता है। रावण नाम नहीं रखा जाता, तो ये नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अपने यहाँ जितनी गुलामी की निशानियां हैं उनको मिटाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, और इसके लिए हमें लगातार सहयोग करना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए और सबको मिलजुल कर इसके लिए अपना योगदान देना चाहिए। अब दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर बिहार में, एक तो बिहार के मुजफ्फरपुर में और दूसरी बिहार के बेतिया में केस दर्ज किया गया है। बेतिया और मुजफ्फरपुर की कोर्ट में हमारे 2 एडवोकेट्स ने शी जिनपिंग के ऊपर, चीन के ऊपर केस दर्ज किया है। केस दर्ज क्या करवाया है कि ये जो शी जिनपिंग है, इसने कोरोना वायरस चीन ने अपनी लैब में बनाया है और लैब में बनाकर इन्होंने पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस को फैलाया है, और पूरी दुनिया में जो लोगों को नुकसान हुआ है उसके पीछे इस चीन का हाथ है, इस चीन का योगदान है। बेतिया में एक एडवोकेट हैं मुराद अली, उन्होंने सीजेएम कोर्ट में, बेतिया की सीजेएम कोर्ट में चीन के राष्ट्रपति को आरोपी बनाकर मुकदमा दायर किया है। और गवाह किसको बनाया है आप जानकर तो हैरान होंगे, तो गवाह बनाया है उन्होंने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को, कि ये दोनों गवाह हैं। इन दोनों के बयान से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और जो सबूत आ रहे हैं उसमें
चीन और WHO दोषी हैं। मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही एक केस दर्ज किया गया है, उसमें भी चीन को दोषी ठहराया गया है। अब आपके मन में आएगा कि किसी जिले की कोर्ट में क्या किसी दूसरे देश या उसके राष्ट्रपति को हम आरोपी बना सकते हैं क्या? देखिए, बना तो सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट सम्मन जारी करेगी, तो वो सम्मन जो इस देश में, इस देश का नागरिक हो, इस देश की बाउंड्रीज में रहता हो, इस देश की हमारी न्यायपालिका, हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत आता हो, उसकी भूमि भवन संपत्ति यहाँ पर हो, यहाँ पर उसको कुछ राष्ट्रीय कर्तव्य उसके हों, कुछ उसको अधिकार मिले हो, तो उसके ऊपर तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अब चीन के राष्ट्रपति को मान लीजिए कोर्ट ये कहे कि कोर्ट में पेश करना है, तो अब चीन के राष्ट्रपति को कोर्ट में पेश करवाने के लिए नोटिस से काम चलने वाला नहीं है। राष्ट्रपति को कुछ नहीं पड़ा कि वो भारत की कोर्ट में आकर पेश हो, वो कहेगा मैं तो भारत की कोर्ट को नहीं मानता, मेरा तो संविधान अलग है, हमारे चीन का तो संविधान अलग है, हम तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो एक तरीके से इससे होगा कुछ नहीं। अमेरिका की कोर्ट के अंदर भी 2 कंपनियों ने $20 ट्रिलियन का चीन के ऊपर हर्जाना दायर किया था और केस दर्ज किया था। अब यूके की भी एक बड़ी जो लीगल फर्म है, उस लीगल फर्म ने भी डिस्प्यूट चाइना के ऊपर आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसमें मामला दायर किया था। उसके अंदर भी बहुत कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? मान लीजिए कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए भारत की। अब भारत की सुप्रीम कोर्ट में जाए तो भारत पहले बात करेगा, और बात करने के बाद यदि तय नहीं होता तो भारत अधिक से अधिक या कोई भी देश क्या कर सकता है? कोई भी देश चीन का यहाँ पर कोई संपत्तियां हैं, कोई चीन की यहाँ पर कोई चल अचल प्रॉपर्टी है, उसको जब्त कर सकता है। चीन का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, मान लीजिए युद्ध की कोई स्थिति बनती है, तो उसको सम्मन जारी कर सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो अधिक से अधिक ये हो सकता है। तो इससे होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन इससे एक संदेश जाता है कि कौन दोषी है, क्या मामला है, और पूरी दुनिया में एक माहौल बनता है कि ये चीन दोषी है। और देखिए, अमेरिका की कोर्ट में, इधर की कोर्ट में, उधर की कोर्ट में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ट्रंप और मोदी जी को इसमें गवाह बनाया गया है और शी जिनपिंग को इसमें आरोपी बनाया गया है। तो ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक बड़ी खबर आई है, मजाक की खबर आई है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि 68 सालों में आज़ादी के, मैं यूँ कहूँ तो आज़ादी के लगभग 70 सालों में पाकिस्तान की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट आई है। पाकिस्तान की जीडीपी एक तरीके से माइनस में चली गई है। माइनस में किसी देश की जीडीपी होना उस देश के लिए डूब मरने की और शर्म की बात है। लेकिन पाकिस्तान और इमरान खान क्योंकि डूब मरने की बात नहीं करते, शर्म की बात नहीं करते, इमरान खान ने तो बेशर्मी दिखाते हुए क्या कहा है कि वह भारत के गरीब लोगों की मदद करना चाहता है। तो भारत ने कुछ नहीं कहा ऑफिशियली, क्योंकि इमरान खान को उनके देश के लोग ही, और तो और उनकी जो पत्नी है रहमा खान, वो कभी सीरियसली नहीं लेती। वही उसके ऊपर आरोप लगाती रहती है कि इसके अंदर कोई दम नहीं है, इसके अंदर तो मर्द वाले कोई जेंट्स वाले गुण भी नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि ये देश को चला सके, इसके अंदर कोई नेतृत्व नहीं है, कोई इसका कैरेक्टर नहीं है। तो ये आरोप उसकी पत्नी लगाती रहती है। तो इमरान खान को लोगों ने उत्तर दिया है कि जो भिखारी है वो किसी को दान देने की बात नहीं करता। पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ने कटोरा आगे फैलाया है कि कोई दान दे दे। IMF ने आज पाकिस्तान को कहा है कि अपने कर्मचारियों की फंड में से कटौती कर लो, अगर कर्मचारियों के फंड में से कटौती नहीं करोगे तो कर्ज में डूब जाओगे। और अकेला पाकिस्तान ऐसा देश है जिसकी जितनी जीडीपी है उस जीडीपी के बराबर उसने कर्ज लिया हुआ है। भारत ने तो पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की है, जितनी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है, मतलब टोटल उनका आय है सर्विसेज से, प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से, सब कुछ से, उसके बराबर तो भारत ने राहत का कोरोना का पैकेज जारी किया है। तो इमरान खान को खूब लताड़ा गया है, खूब पिटाई हुई है, खूब उसको नीचा दिखाया गया है कि जो खुद भिखारी हों वो किसी को क्या दान देंगे, किसी की क्या सहायता कर सकते हैं, तुम खुद भिखारी हो तो तुम कम से कम अपने देश को संभाल लो। तो ऐसा लोगों ने ट्विटर के ऊपर उत्तर दिया है। तो पहली बार 68 साल में माइनस में गई है। और एक अच्छी खबर क्या आई है कि पाकिस्तान के अंदर गधों की संख्या बढ़ गई है। पहले 54 लाख थे, अब 55 लाख गधे हो गए हैं। तो चीन और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था अभी 3-4 साल पहले। वो समझौता क्या था कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर कुछ करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, और इन्वेस्ट करने में पाकिस्तान से ये कहा था कि 3 साल तक हर साल 80,000 गधे पाकिस्तान चाइना में
एक्सपोर्ट करेगा। अब पाकिस्तान के पास कुछ और तो है नहीं कि वो एक्सपोर्ट कर सके, टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, माइंड उसके पास नहीं है, बुद्धि की कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ पैदा नहीं होता कि जो पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर सके। अब पाकिस्तान में गधे पैदा होते हैं, सबसे बड़ा गधा तो इमरान खान है, पाकिस्तान के सारे लोग लगभग बड़े बड़े गधे हैं। तो ये गधे 80,000 गधे पाकिस्तान चाइना के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चीन क्या करता है गधों का? तो पाकिस्तानी गधों से चीन दवाई बनाने का काम करता है। तो पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करने वाला पूरी दुनिया में देश है। पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ी है। अब ये खबर पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की बात है, तो हम इमरान खान को और पाकिस्तान को इस बात की भी हम बधाई देते हैं कि उनके यहाँ गधों की संख्या बढ़ी है। और हम, वो ईश्वर को तो मानते नहीं, हम तो मानते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी 55 लाख गधे हैं, 55 लाख तो गधे वो हैं जो 4 पैरों वाले हैं, और पाकिस्तान के अंदर 35 करोड़ गधे वो हैं जो 2 पैरों वाले हैं। तो ये 4 पैरों वाले गधे और पाकिस्तान के अंदर बढ़ें, वो 55 करोड़ हो जाएं 55 लाख की जगह। हम ये परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि 55 करोड़ 4 पैरों वाले गधे, 35 करोड़ 2 पैरों वाले गधे, तो टोटल पॉपुलेशन गधों की पाकिस्तान के अंदर 90 करोड़ हो जाएगी। तो ये गधे एक्सपोर्ट करने के लिए वो चीन को इंपोर्ट करेंगे, और चीन ने गधे मंगवाने के लिए वहां पर $3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया था कि पाकिस्तान गधों की संख्या बढ़ाए। अब चाइना को दुनिया के 200 देशों में, चाइना तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करता है ना, वो दुनिया के लगभग 125-150 देशों के साथ करता है, अफ्रीका के सारे देशों के साथ करता है। अब गधे चीन ने पाकिस्तान से क्यों मंगवाए, ये बात समझ में इसलिए आती है क्योंकि हो सकता है चीन को कहीं दूसरी दुनिया के किसी और दूसरे देश में गधे नजर नहीं आए हों, उसको लगता हो कि गधे पाकिस्तान के ही सबसे अच्छे हो सकते हैं, तो पाकिस्तानी गधे चीन हर साल 80,000 मंगवा रहा है। बलूचिस्तान में एक अच्छी बात हुई है। बलूचिस्तान कौन सा है? पाकिस्तान के 4 इलाके हैं, एक सिंध, एक पंजाब, एक खैबर पख्तून और एक बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान वो है जिसके अंदर गैस है, जिसके अंदर चांदी है, जिसके अंदर सोना है, जिसके अंदर तेल है। अब बलूचिस्तान के अंदर से जो गैस निकलती है, 100 रुपए की गैस निकाली तो बलूचिस्तान को 2 रुपए भी नहीं मिलते। तो बलूचिस्तान के सारे लोग, ईरान से उनको सहायता मिलती है, तो बलूचिस्तान के सारे लोग मोदी जी को और भारत को भगवान मानते हैं। वो कहते हैं कि भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाकर बांग्लादेश बना दिया था, उनकी ज़िंदगी बदलने का काम भारत ने किया, तो भारत हमारी ज़िंदगी भी बदल दे, बलूचिस्तान को आज़ाद करवा दे। हम मोदी जी के, भारत के बहुत शुक्रगुजार होंगे। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स का प्रयोग करना पड़ा। देखिए, किसी भी देश में, कोई भी देश अपने देश के नागरिकों के किसी प्रदर्शन को दबाने के लिए कभी एयरफोर्स का प्रयोग नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर एयरफोर्स का प्रयोग किया। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, मेजर के ऊपर रोज वहां पर उनकी पिटाई होती है। बलूचिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान की आर्मी को मारते हैं, पीटते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करके ईरान की सीमा में चले जाते हैं, उनसे डरते नहीं है, और कहते हैं कि बलूचिस्तान को तो आज़ाद करवा कर रहूँगा। इमरान खान को 2 डर हैं, एक पीओके हाथ से निकल सकता है, और ये जो चाइना वाला मुद्दा नहीं होता ना, तो 100% पीओके का काम हो गया था। पीओके भारत के अंदर मिला लिया होता। ये जो मौसम दिखाना शुरू किया था ना, ये मौसम इसलिए नहीं दिखाना शुरू किया कि हमारे मौसम विभाग की स्क्रीन के ऊपर, साइट के ऊपर जो स्क्रीन है उसके ऊपर जगह बची हुई थी, उस जगह को भरना था। ये मौसम विभाग के ऊपर जो पीओके का टेम्परेचर मुजफ्फराबाद का, गिलगित का, बाल्टिस्तान का दिखाना शुरू किया था, उसके पीछे उद्देश्य यही था। हमारे प्रधानमंत्री जी बयान दे चुके थे, रक्षा मंत्री का बयान आ चुका था, सेना अध्यक्ष का बयान आ चुका था कि 10 दिन की बात नहीं है, तो केवल 2 दिन का काम है, और 2 दिन नहीं, शायद हो सकता 2 घंटे में ही हो जाए। अभी कराची के ऊपर से कुछ पाकिस्तान के जहाज ही अपनी कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, तो रात को ये बताते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी लोगों के बिस्तर के अंदर ही शुशु निकल गया। उनको लगा कि इंडिया ने दोबारा से बालाकोट कर दिया है, दोबारा से एयर स्ट्राइक कर दी है। तो ऐसी उनकी हिम्मत है। तो ये पीओके वाला काम हो चुका होता। बलूचिस्तान अलग होगा। बलूचिस्तान के अंदर ही ग्वादर का पोर्ट है, जो चाइना ने पाकिस्तान पीओके के अंदर से जो कॉरिडोर बनाया है, चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, वो वहाँ से जाता है। तो बलूचिस्तान अलग हो रहा है। तो बलूचिस्तान में एक महिला की वहाँ की आर्मी ने हत्या कर दी। तो उसके बाद लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, और प्रदर्शन कैसे चल रहे हैं कि बलूच लोगों ने
पाकिस्तान की सेना की चौकी के ऊपर, सेना के जवानों के ऊपर इतने पत्थर मारे हैं, इतने पत्थर बरसाए हैं कि उनके जवान अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। अब मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान में बलूच लोग जो पत्थर बरसा रहे हैं वो किसके कहने से बरसा रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि बलूचिस्तान के अंदर भारत को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को भी वहाँ के लोगों की मुक्ति के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा योगदान देना चाहिए। और इसके लिए हमें यदि पेट्रोल महंगा खरीदना पड़े तो हम खरीद लेंगे, इसके लिए कोई टैक्स देना पड़े तो टैक्स भी देने के लिए हम तैयार हैं। हमें कोई 30-35 रुपए पेट्रोल खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, हमारे दुश्मन देश के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। वो टुकड़े टुकड़े हो गए तो पूरी मानवता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। आप देखिए, मान लीजिए पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते हैं, सिंध अलग हो जाए, खैबर पख्तून अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, पीओके को हम आज़ाद करवा कर उसको जम्मू एंड कश्मीर में ले ले जैसा वो एक्चुअल में है, और बलूचिस्तान अलग हो जाए। तो अब जब जैसे ही इसके 4 टुकड़े होंगे तो वहाँ पर ना दाऊद होगा, ना हाफिज सईद होगा, ना वहाँ पर मसूद अजहर होगा, ना वहाँ पर लखवी होगा। ये सारी समस्याएं वहाँ की फिर खत्म हो जाएंगी। ये चारों प्रांत फिर आपस में ही लड़ते रहेंगे, या तो शांतिप्रिय देश बन जाएंगे छोटे छोटे, या फिर आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाएंगे। तो जो भी होगा वो अच्छा होगा। शांतिप्रिय बनेंगे तो भी देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए अच्छा होगा। आपस में लड़ेंगे तो भी अच्छा होगा। जैसे अभी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। तो ये बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर पत्थर पड़े हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और तीसरी बात, चीन ने फिर धमकी दी है ऑस्ट्रेलिया के पीएम को। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन नाम के एक पीएम है। अब चीन ने उनको धमकी दी है। धमकी क्या दी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेदभाव बहुत होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नस्लीय हिंसा बहुत होती है। आपने सुना होगा पिछले 4-5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपस में जो, देखिए अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बार बहुत हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नाइट में लोग सब दारू पीते हैं, दारू का, बियर का कंजप्शन बहुत है। और वहाँ पर तो जो पैदा होता है, जो बार्ले पैदा होता है, उसका काम ही कुछ नहीं है, उससे दारू बनाने का ही काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग तो कहते ही हैं कि हमारे पास बुलेट भी है और बियर भी है। आप यदि झगड़ा करोगे तो बुलेट दिखाएंगे, यदि झगड़ा नहीं करोगे, प्रेम से आओगे तो आपको बियर पिलाएंगे। तो वहाँ पर सब दारू पी के आपस में लड़ते झगड़ते, कभी कभी लड़ना झगड़ना हो जाता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत शांत देश है। तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आरोप लगाया है कि यहाँ पर नस्लवादी घटनाएं होती हैं, यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, यहाँ पर झगड़े बहुत होते हैं। तो चीन देश का कोई भी नागरिक ऑस्ट्रेलिया में ना जाए। और थोड़े दिन पहले चीन के राजदूत ने सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया को धमकाया था कि यदि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के खिलाफ जांच की बात की कोरोना वायरस के खिलाफ, तो चाइना के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के शहद के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के फार्म प्रोडक्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर चाइना ने 80% की डंपिंग ड्यूटी लगा दी। मतलब क्या है, 100 रुपए का जो पहले सामान जाता था, उस 100 रुपए के ऊपर चाइना ने 80 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सारी चीजें चाइना में महंगी हो गई। ऑस्ट्रेलिया की चीजें अधिकतर चाइना में जाती थी तो चाइना में जाना बंद हो गई। अब स्कॉट मॉरिसन ने भी ये कहा है कि चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध हम रखना चाहते हैं, लेकिन यदि वह दादागिरी दिखाएगा तो हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और एक और खुशखबरी है अच्छी, उसके बाद मैं आज का लाइव विराम देता हूं। अच्छी खुशखबरी क्या है कि ट्विटर ने लगभग 1,70,000 अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? कि ये 1,70,000 अकाउंट्स चीन ने जो वायरस फैलाया उसके लिए जो पूरी दुनिया में बात हो रही थी। मैंने 1.5 महीना पहले आपको एक बात बताई थी कि इजराइल की एक एजेंसी है, उसने ग्लोबल इंटरनेट का, सोशल मीडिया का सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सोशल मीडिया में ग्लोबली जो लोग बात कर रहे हैं उसमें 90% लोग ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये चीन का वायरस है, ये चाइनीज वायरस है, ये वुहान वायरस है, ये कम्युनिस्ट वायरस है, ये कुंगफू वायरस है। 4 नाम इसके दे रहे हैं और वो कहते हैं कि जो नोवल कोविड कोरोना 19 इन्होंने जो नाम दिया है ये बिल्कुल फेक है, ये WHO और चीन की मिली भगत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ट्विटर ने, देखिए ट्विटर चाइना के अंदर अलाउड नहीं है, चाइना का ट्विटर अपना खुद का है, फेसबुक अपनी खुद की है, चाइना के अंदर सर्च इंजन अपना खुद का, बाइडू नाम का सर्च इंजन है,
रेन रेन नाम से उन्होंने कोई फेसबुक बनाई हुई है, और वो ट्विटर का भी उन्होंने वाइबो के नाम से ट्विटर का भी एक डुप्लीकेट बनाया हुआ है, तो वहाँ पर वो चलता है। ट्विटर को इजाज़त नहीं है, तो ट्विटर ने 1,70,000 अकाउंट्स को क्यों बंद कर दिया? क्योंकि चाइना ने प्रॉक्सी सर्वर से ऐसे 1,70,000 फर्जी अकाउंट बनाए हुए थे जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड लाने का काम करते थे। क्या कि ये वायरस चाइना का नहीं है, वायरस तो लैब में बन ही नहीं सकता, वायरस का तो स्ट्रक्चर ऐसा है, वायरस के तो जीन्स ऐसे हैं, वायरस तो चमगादड़ से ही आया है, जितने सारे वायरस हैं वो चमगादड़ से आए हैं, तो ये भी चमगादड़ से आया है, चीन के अंदर तो खुद ये वायरस फैला है। मतलब जो चीन को क्लीन चिट देते थे और चीन के खिलाफ कोई भी बात हो तो उसको विरोध करने का काम करते थे। तो ऐसे लगभग 1,70,000 खाते ट्विटर ने डिलीट करने का काम किया है। और ये ट्विटर कहता है कि ये जो खाते हमने जो डिलीट किए हैं ना, ये ऐसे ही डिलीट नहीं किए हैं, इनका हमने पूरा एनालिसिस किया है, और ये 1,70,000 खाते देखने से ऐसे लगते हैं कि जैसे ये चाइना के ऑफिशियल, एक वो कहते हैं ना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मतलब पीआरओ, मतलब किसी देश का पीआरओ, मतलब वो देश कुछ भी दादागिरी करे, गलत करे तो उसको डिफेंड करना, उसके समर्थन में गलत को सही कहना, सही को गलत कहना, तो ये पीआरओ का काम कर रहे थे। तो स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने भी इसका रिसर्च किया, और रिसर्च करके इन्होंने इन खातों ने, इनमें से केवल 23,000 खातों ने 1,70,000 में से 3,48,000 बार ट्वीट किए, नए नए ट्वीट किए कि चाइना तो बहुत अच्छा देश है, चाइना जैसा तो कोई देश है ही नहीं, चाइना जैसा तो कोई ईमानदार देश नहीं है। और ऐसा दिखाया कि जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चलती है, वैसे ही इन्होंने ये दिखाया। तो आज मेरे लिए 2-3 प्रसन्नता की बातें हैं। हैवलॉक की मूर्ति समुद्र में डाली जा रही है, उनका स्टेचू उनके ही देश की धरती पर तोड़ा जा रहा है। और देखिए वहां पर लंदन में उनके जो वंशज है ना, वो भी इसका अपोज नहीं कर रहे। साउथ हॉल से उनकी फोटो हटाई जा रही है, उन रोड का नाम हटाया जा रहा है। अपने देश के अंदर औरंगजेब के इतने पक्के वंशज हैं कि औरंगजेब का नाम बदलो तो दिक्कत, फैजाबाद का नाम बदलो तो दिक्कत, इलाहाबाद का नाम बदलो तो दिक्कत, एक रोड का नाम बदल दो तो दिक्कत, कोई फोटो हटा दो तो दिक्कत, पाठ्यक्रम में कोई बदलाव कर दो, कोई सच जोड़ दो कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप नहीं, अकबर नहीं, महाराणा प्रताप विजयी हुए थे तो दिक्कत, कि वामपंथी बिलबिलाने लगते हैं कि भगवाकरण कर दिया, शिक्षा के अंदर तोड़ दिया, मरोड़ दिया। और शिक्षा की जो पुस्तकें लिखी गई हैं रोमिला थापर, उसको ये नहीं पता सम्राट अशोक का काल कौन सा था, युधिष्ठिर का कौन सा था। मतलब अकल से बिल्कुल पैदल कुछ भी लेकर कुछ भी लिख दिया, और उसको हमने इतिहास मान लिया। हमारे गौरव को हमने भुला दिया, हमारे स्वाभिमान को हमने भुला दिया। हमारे देश के अंदर यदि कुछ बदलते हैं तो वो सब खड़े हो जाते हैं, सब हल्ला मचाते हैं, सब शोर मचाते हैं। लंदन के अंदर हैवलॉक की मूर्ति तोड़ी जा रही है, समुद्र में डुबोई जा रही है, उनकी सड़क के ऊपर नाम मिटाया जा रहा है, तो वहां पर कोई बोलने वाला नहीं है। उनका मूल देश है तो भी बोलने वाला नहीं है। अपने देश के अंदर विडंबना देखिए कि आक्रमणकारियों के नाम पर बड़े बड़े स्मारक बने हुए हैं। छत्रपति शिवाजी की समाधि कहाँ है हमें नहीं पता। महाराणा प्रताप, राणा संगा, महाराणा उदय सिंह, संभाजी महाराज, कितने ऐसे राजाओं के नाम हैं जिनकी समाधि का पता नहीं है। लेकिन अपने यहाँ ये गाजीपुर में जब हम जाते हैं ना, तो गाजीपुर के पास इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस या किसी का मकबरा बना हुआ है, बहुत शानदार बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा बहुत शानदार है, शाहजहां का बहुत शानदार है, औरंगजेब का बहुत शानदार है, बाबर का बहुत शानदार है। सबके मकबरे बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमारे यहाँ महात्मा गांधी की बकरी की बांधने वाली जंजीर तो दिखाई जाती है, लेकिन शहीद भगत सिंह के फांसी के फंदे को दिखाया नहीं जाता। तो ये अपने देश की विडंबना है। ये सारे नाम हमें बदलने हैं, ये परिवर्तन आपको और हमें मिलकर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।